Hello everyone, welcome to SSA Digital. So today we are going to start the electrostatic lecture और ये आपके लिए क्रैश कोर्स है जिसमें हम 12th के डिफरेंट टॉपिक्स जो है कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टेट टू एंड ऑफ द कम्युनिकेशन चैप्टर। जो 12th क्लास में आपके चैप्टर्स है इसको हम कवर करेंगे। दिस थ्योरेटिकल पार्ट विल कवर बोथ द सिलेबस ऑफ 12th बोर्ड एंड JEE मेन एज वेल। तो आज के लेक्चर में वी विल कवरिंग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्स लॉ, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। ये चारों टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे तो सबसे पहले यही मेन टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज में आती है, बेसिक प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्जेस के अंदर, एंड दैट इज चार्जेस आर कंजर्व्ड। थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हालांकि तीन, अभी इफ यू टॉक अबाउट द एनसीईआरटी तो तीन ये बेसिक प्रॉपर्टीज गिवन है, बट ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही प्रॉपर्टीज होती हैं। वी कैन टॉक फोर्थ वन एज वेल विच इज नॉन रिलेटिविस्टिक नेचर ऑफ चार्ज। नॉन रिलेटिविस्टिक नेचर ऑफ चार्ज। अब ये इसको हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं दे सिंपली फॉलो द सिंपल एल्जेब्रा ऑफ एडिशन। लेट्स से इफ यू हैव दिस सिस्टम और इस सिस्टम के अंदर आपके पास Q1, Q2, Q3 ये डिफरेंट चार्जेस हैं। तो लेट्स से ये नेगेटिवली चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये अगेन नेगेटिवली चार्ज। तो इस सिस्टम के जो टोटल नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं आप, तो यू कैन सिंपली एल्जेब्रिकली एड दिस चार्जेस विद साइन। आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, -Q1 प्लस Q2 एंड -Q3। तो इस तरह से यू कैन सिंपली ऐड द चार्जेस, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं विद देयर साइन। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड द चार्जेस विद देयर साइंस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर कंजर्व। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, जो नेट चार्ज होते हैं उस सिस्टम के, दे आर ऑलवेज कंजर्व। चार्ज को किसी भी सिस्टम के अंदर आप एक्स्ट्रा चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कांट डिस्ट्रॉय द एक्स्ट्रा चार्जेस। लेट्स से यू हैव दिस ऑब्जेक्ट A विच इज अनचार्ज्ड और आप ऑब्जेक्ट B को और A को लेट्स से आप कांटेक्ट में लाके रबिंग करते हैं एंड ड्यू टू फ्रिक्शनल कांटेक्ट ये लेट्स से यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफर होते हैं B में, तो यू विल नोटिस कि B जो है चार्ज हो जाता है। और तो B के पास जो एक्स्ट्रा चार्ज जो आया है वो A के ही A मटेरियल से आया है। तो इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल दिस टू सिस्टम, तो इनके पास टोटल चार्ज अभी भी कंजर्व है। तो इसलिए वी कैन से चार्जेस ऑफ द पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, यू कैन डिफाइन क्वांटाइजेशन यूजिंग दिस रिलेशन। किसी भी सिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर यदि बात करें टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम के अंदर जो होता है दैट इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उस चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज मान के चलते हैं, बेसिक चार्ज मान के चलते हैं, बेसिक चार्ज मानते हैं। तो किसी भी चीज़, लेट्स से किसी भी सिस्टम के पास 12 कूलम चार्ज है, तो ये 12 कूलम जो चार्ज होगा दिस इज नथिंग बट E प्लस E प्लस E प्लस अप टू इन्फिनिटी। जितने भी होंगे टोटल लेट्स से किसी पर्टिकुलर नंबर तक जाएंगे और जब तक ये इलेक्ट्रॉन
एडिशन होते रहेंगे तब तक 2 कूलम ना होगा। तो किसी भी सिस्टम के पास जो चार्ज होते हैं दे आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लेट्स से सिस्टम के पास 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, सिस्टम के पास 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, या सिस्टम के पास 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज हो सकता है, बट वी कांट से कि सिस्टम के पास 5.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के पास 5 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स है एंड एक आधा इलेक्ट्रॉन है, बट एज पर द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ये हाफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन वी हैव टू से कि जो नेट चार्ज किसी सिस्टम का है दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज Q इज इक्वल टू N, वेयर N इज इंटीजर। एक फोर्थ देखेंगे यहाँ पर, फोर्थ मैंने यहाँ पर लिखी है बेसिक प्रॉपर्टी चार्जेस के अंदर विच इज नॉन रिलेटिविस्टिक। अब इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो उसमें आपने देखा होगा कि स्पेशल थ्योरी के अंदर एक रिलेशन दी गई थी मास के अंदर, और वो रिलेशन में देखेंगे तो दैट वाज द रिलेशन m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इट मीन्स मास इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मास वेरीज विद वेलोसिटी, लेकिन चार्ज जो है लेट्स से आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको आप किसी भी स्पीड जो साउंड के स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो देयर इज हाई चांस कि इसका जो मास है एज पर दिस रिलेशन वो चेंज होगा। लेकिन चार्जेस के केस में ऐसा नहीं है, चार्ज डज नॉट वेरी विद वेलोसिटी। तो इसीलिए हम फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि चार्ज जो होते हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक यानी रिलेटिविटी के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते, मतलब देयर वैल्यू डज नॉट अफेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। यदि आपके पास कोई 1 कूलम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इसको कितनी भी वेलोसिटी से आप इसको मूव करवाइए, इफ दिस वेलोसिटी इज इवन कंपेरेबल टू लाइट टू, मान लीजिए ऐसा एक अजम्पशन ले लेते हैं, तब भी चार्ज की जो वैल्यू रहेगी लेट्स से 1 कूलम, दिस विल नॉट अफेक्ट, बट इन केस ऑफ मास ये वैल्यू अफेक्ट हो जाती है। तो अनलाइक मास चार्ज डज नॉट फॉलो रिलेटिविटी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चार्ज जो होते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक होते हैं। These are the 4 basic property. So let's start with the second topic which is Coulomb's law. Coulomb's law is very important topic, और this is very important for CBSE, for board exams, for JEE and other competitive exam, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कूलम्स लॉ के थ्रू ही पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, और उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला किस तरह से आता है कूलम्स लॉ में वो देखेंगे हम। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से बात करें तो कूलम्स लॉ ने एक्सप्रेशन दिया था फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस। लेट्स से वी हैव 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। इससे आप ऑलरेडी अवेयर है, दोनों चार्जेस यदि पॉजिटिव है तब भी फोर्स रिपल्सिव होगा, एंड इफ बोथ चार्ज आर नेगेटिव तब भी फोर्स रिपल्सिव होगा, और यदि अपोजिट नेचर है लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो दीज 2 केसेस विल बी ऑफ द केस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर रैंडम कोई ले लेते हैं चार्ज Q1 Q2 एंड लेट्स से दीज 2 चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम force between these 2 charges, electrostatic force between these 2 charges is directly proportional to the magnitude of these 2 charges. Product of directly proportional to the product of magnitude of these 2 charges and inversely proportional to the square of distance between them. Let's say this is the first one and this is the second equation, second expression. इन दोनों को आप यदि combine करते you will get this expression r square. In order to remove this proportionality we have to introduce a constant f is equal to k times Q1 Q2, Q1 यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मॉडुलस हटा के लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ऑब्टेन्ड बाय द कूलम्स। अब आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई दे रही होंगी फोर्सेस के बीच में, कि ग्रेविटेशन फोर्स का भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही था सिमिलर,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कुछ ऐसा है. इन केस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सप्रेशन वाज Gm1m2/r², इफ यू रिमेंबर. और यहाँ पर यदि देखेंगे आप तो ये काफ़ी सिमिलर एक्सप्रेशन है. बोथ एक्सप्रेशन आर फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ. और यदि डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो मास है इन केस ऑफ ग्रेविटेशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में सेम जो है ये चार्ज बेसिकली उसका काम कर रहे हैं. So this is Q1 and another difference about this constant, यहाँ पर आप कैपिटल G देख सकते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K है. और इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. बट ओवरऑल बात करें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ऑफ हायर मैग्नीट्यूड, हायर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इफ यू रिमेंबर द फंडामेंटल फोर्सेस तो आपको याद होगा कि आउट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशन फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ. यदि आप कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं कि रिप्रेजेंट द वेक्टर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो ये अलग चीज़ नहीं है, दिस इज वेरी सिमिलर. लेट्स से आपके पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 है और इनके बीच में फोर्स के लिए एक्सप्रेशन कूलम्स ने बता दिया हाउ टू फाइंड द फोर्सेस. यदि वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हैं तो जस्ट सिंपली ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पर आप XY प्लेन ड्रॉ कर दीजिए और दोनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर ले लीजिए. लेट्स से चार्ज Q1 हैविंग द पोजीशन वेक्टर R1 एंड चार्ज Q2 हैविंग द पोजीशन वेक्टर R2. और वी हैव टू फाइंड लेट्स से दिस, let's say we have to find this. Let's say this is R. इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको R ले लेते हैं. तो यहाँ पर वेक्टर थ्योरम से आप देख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट R2 वेक्टर. सो R वेक्टर इज बेसिकली R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ लिखना है तो एक्सप्रेशन तो वही सेम होगा, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 by R². बट इन वेक्टर फॉर्म वी हैव टू इंट्रोड्यूस द डायरेक्शनल कंसेप्ट एज वेल. तो यहाँ पे डायरेक्शन इंट्रोडक्शन के लिए पहले तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. लेट्स K Q1 Q2. यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में तो इनके बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे R वेक्टर है. लेट्स इंट्रोड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ R². और यहाँ पर वी हैव टू इंट्रोड्यूस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर R कैप. और यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स magnitude. This is the unit vector. You can simply replace R cap, यहाँ से डाल दीजिए तो you can get F vector equal to K Q1 Q2 and unit vector is what? R vector divided by magnitude of R. So this will be R vector magnitude Q this is actually magnitude of R vector and here is R vector. तो ये आपका कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन हो गया वेक्टर फॉर्म के अंदर. कोई डिफरेंस नहीं है. इन केस ऑफ स्केलर यू जस्ट डू नॉट हैव टू कीप द डायरेक्शन और इन केस ऑफ वेक्टर यहाँ पर आपको डायरेक्शन लगाना पड़ेगा. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर. 2 चार्जेस के बीच में तो आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन है. लेट्स से मल्टीपल चार्ज सिस्टम भी आपके पास आ रहा है तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट दिस. मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीपल चार्ज सिस्टम के. लेट्स से मल्टीपल चार्ज सिस्टम ले लेते हैं. मल्टीपल चार्ज सिस्टम कुछ भी कंसिडर कर लीजिए इसमें. जैसे 3 चार्ज सिस्टम ले लेते हैं. आई हैव दिस Q माइनस Q एंड लेट्स से दिस इज Q. और यहाँ पर लेट्स से आई हैव टू फाइंड पॉइंट्स को ABC लिख लेते हैं. नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विच इज प्लेस एट पॉइंट A. तो यहाँ पर देखेंगे तो इस चार्ज पर charge placed at point B is also applying some force and charge placed at point C is also applying some forces. तो if you are seeing this तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि this is माइनस चार्ज तो ये इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये है तो पॉजिटिव चार्ज है तो this will attract this charge और ये भी पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव है तो this will repel like this. तो यदि आप यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो ये this will be the direction of force by this charge
एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय चार्ज प्लेस एट पॉइंट। और दोनों का मैग्नीट्यूड, लेट्स से कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट्स से दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू आर एंड बी सी इज इक्वल टू सॉरी ए सी इज इक्वल टू आर। तो नेट फोर्स निकालने के लिए जस्ट यू हैव टू डू नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज नथिंग बट F1 vector plus F2 vector, where F1 vector is actually force applied by this particular charge and F2 vector is force applied by this। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के जस्ट नीड हैव टू यूज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लीजिए एंड सिंपली यू कैन फाइंड नेट वेक्टर लाइक दिस F1 vector plus F2 vector 2 F1 F2 cos theta, where theta is the angle between these two forces, this two force vector। इस एक्सप्रेशन से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और भी मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, लेट्स से बहुत सारे चार्ज सिस्टम है, तो सिंपली ये सुपर पोजिशन को फॉलो कर लेंगे। नेट फोर्स इज ऑलवेज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस तरह से इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। बेसिक ये इसका थ्योरी है। थर्ड टॉपिक जो हमें भी कवर, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को पढ़ने के लिए लेट्स स्टार्ट विथ द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन द कूलम्स लॉ। फोर्स का जो एक्सप्रेशन हमें कूलम्स लॉ से मिला है उसको हम देखते हैं एक बार। F इज K टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि दिस एक्सप्रेशन इज वेरी मच सिमिलर टू द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पर कैपिटल G होता है विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद होगी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg-2। इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखें यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, तो दिस कांस्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द कांस्टेंट that was given in gravitation. This was universal gravitation constant, but this constant is not universal। और vacuum, if these two charges are placed in vacuum air, उस केस में you can use K is equal to 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर इस केस में जब वैल्यू आप कब यूज करेंगे कि इफ दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, यदि दोनों चार्जेस को वैक्यूम में किसी मीडियम में रखते हैं जिसकी कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डिफरेंट मीडियम में रखते हैं, तो यू कांट यूज द वैल्यू ऑफ K एज 9 × 10⁹। ये वैल्यू अलग हो जाएगी। और इसको समझने के लिए हम एक बार देखते हैं K होता क्या है। तो K इज एक्चुअली 1/4 टाइम एप्सिलॉन, और स्पेशली इन केस ऑफ वैक्यूम दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन से फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम के केस में जब ये दो चार्ज एक वैक्यूम रीजन के अंदर रखे होते हैं, तब सिंपली आप ये जो K की वैल्यू है 9 × 10⁹ रख सकते हैं। बट लेट्स से दोनों चार्ज किसी दूसरे मीडियम के अंदर प्लेस है, लेट्स से वाटर में रखे हुए हैं या कोई अलग डिफरेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप यू कांट कीप द वैल्यू ऑफ K एज 9 × 10⁹। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज दिस एप्सिलॉन गेट चेंज्ड। अलग अलग मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू अलग हो जाती है। तो हम जो टर्म पढ़ना चाह रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी, वहीं से पढ़ेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ K इन अदर मीडियम, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी का आप मतलब समझे तो परमिटिव इज एक्चुअली कि कोई पर्टिकुलर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आगे पढ़ेंगे अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना रेजिस्ट करता है उसको बोलते हैं एक्चुअली हम परमिटिविटी। फॉर एग्जांपल किसी मेटल की परमिटिविटी यदि कम ज़्यादा है, इट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, तो उस केस में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपकी रिलेटिव परमिटिविटी आपकी कम है या परमिटिविटी ऑफ मीडियम लेट से कम है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और फोर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं।
लेट्स से मेरे पास दो चार्जेस है, इसको एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, Q1 एंड Q2 चार्ज ले लेते हैं। एक का मैग्नीट्यूड लेट्स से 1 कूलम, दूसरे का ले लेते हैं 2 कूलम। दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय लेट्स से डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो फिर अब ये वैक्यूम के अंदर रखे, इफ मीडियम इज वैक्यूम then force will be Fk Q1 Q2 by R square, which is 9 to 10 to power 9 to 10 to power 9, because medium is vacuum, तो 1 by 4 pi epsilon naught यूज़ कर रहे हैं आप K की वैल्यू डायरेक्टली, into 1 coulomb into 2 coulomb divided by 1 square, you will simply get 18 to 10 to power 9 Newton. But let's say same system of charges को मीडियम, दूसरा मीडियम चेंज कर दे, लेट्स से दूसरे मीडियम में रखा है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 4 है, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसको दूसरे मीडियम में रखेंगे तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग यहां पर फोर्स का फॉर्मूला, अब डायरेक्टली हम यहां पर k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, वी हैव टू यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन of medium, permittivity of medium into Q1 Q2 by R square। अब मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मीडियम की परमिटिविटी एक्चुअली एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन r आपको गिवन है विच इज 4 एंड एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख लीजिए इंटू Q1 इज 1 कूलम, Q2 इज 2 कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज 1 स्क्वायर। इस तरह से आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 18 × 10 to power 9 डिवाइडेड बाई 4। तो मीडियम के अंदर जो फोर्स हो गया वो आ जाएगा आपका, दिस इज 9/2 विच इज 4.5 which is 4.5 into 10 to power 9। तो ये एनालिसिस के बाद यू कैन सिंपली से कि जो मीडियम के अंदर फोर्स है, फोर्स इन मीडियम इज एक्चुअली फोर्स इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यू कैन से रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में ऑलवेज यू विल गेट लेसर फोर्स। So this is about the third, which is relative permittivity or dielectric constant. Let's discuss the fourth one, electric field and flux। इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्टली एक बार डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। लेट्स से यू हैव दिस चार्ज Q और इसी के पास में यू आर पुटिंग अनदर चार्ज स्मॉल q। अब when you are putting this charge small q here, then this small q charge will experience some force। यहाँ पर ये चार्ज जो है ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब लेट्स से अभी फिलहाल के लिए इसको पॉजिटिव ले लेते हैं एंड लेट्स से दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो दिस विल एक्सपीरियंस एंड रिपल्सिव फोर्स। ये एक्सपीरियंस करता है जब यहाँ पर हम इसको रखते हैं, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस करता है एक रिपल्सिव फोर्स। अब इस चार्ज को लेट्स से यहाँ पे मैं हटा देता हूं और यहां पर भी मैं रखता हूं, तो अगेन इट इज एक्सपीरियंस सम फोर्सेस। इसका मतलब फील्ड का डेफिनेशन यहां पर देखें तो फील्ड इज एक्चुअली द रीजन, एक ये रीजन है जहां पर दिस पर्टिकुलर चार्ज हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन अनदर चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेट अपने आसपास एक रीजन होता है जिसके अंदर दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे फोर्स लगा सकता है, सिमिलरली एक चार्ज भी अपने अराउंड एक रीजन डेवलप करता है जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आता है उससे इंटरेक्शन करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअली वो फील्ड जो है उस फील्ड को यदि फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में कुछ मेजरमेंट के टर्म में लिखते हैं तो वहां पर हम चूंकि ये फील्ड एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से डेवलप हो रहा है तो इसे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई भी चार्ज रखते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ पर वो इस बात पे डिपेंड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर से पॉइंट पी पर इस कैपिटल क्यू चार्ज ने कितने स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी है, कितना फोर्स इस पर लगाएगा इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ, और ये चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ
का फील्ड डेवलप करेगा, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इटसेल्फ एंड ऑल्सो द डिस्टेंस एट विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली KQ डिवाइडेड बाय R². You can also say electric field is the ratio of force to the charge. कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो हुआ? क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, KQ by R², एंड इफ यू आर डिवाइडिंग दिस बाय दिस चार्ज Q, जिसे हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, वी कैन से दिस टेस्ट चार्ज, एंड बाय डिफॉल्ट टेस्ट चार्ज कैन टेकन एज यूनिट पॉजिटिव. इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं. ये आपका एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड यू कैन से दिस चार्ज एज सोर्स चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं का एक्सप्रेशन देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ लिखा है कि ये इस तरह का है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स टू द चार्ज वेयर दिस चार्ज इन डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0. लिमिट लगा दिया गया यहाँ पर. वो इसलिए किया गया क्योंकि लेट्स से इफ यू आर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q, तो आप क्या चाहते हैं कि ये ऐसा चार्ज यहाँ पर यूज करें टेस्टिंग के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो कितना स्ट्रेंथ का, जिसकी मैग्नीट्यूड इतना हाई ना हो. क्योंकि आप इस चार्ज को, Q चार्ज को यदि हाई मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे तो इट इज द चांसेस कि यहाँ पर चांसेस ये हैं कि ये ऑलरेडी सोर्स चार्ज की जो एग्जिस्टिंग फील्ड है उसको अफेक्ट करे. तो ये सोर्स चार्ज के एग्जिस्टिंग फील्ड को अफेक्ट ना करे, दैट इज द रीजन व्हाई यू यूज दिस पर्टिकुलर चार्ज स्मॉल q as unit positive and comparatively very very small. इस तरह, इसलिए आप ये एक्सप्रेशन देखते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशंस हो गए. ऐसा यूनिट आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन से ही, न्यूटन पर कूलम, यू कैन से न्यूटन पर कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इन दिस लेक्चर वी कैन से फ्लक्स के बारे में लास्ट हमें डिस्कस करना है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हल्का सा पढ़ लेते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि चार्ज Q है, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. तो हम मान लेते हैं कि ये चार्ज यहाँ से इसके आसपास से इमेजिनरी लाइंस निकल रही हैं. जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस चार्ज की तरफ से निकलेंगी और नेगेटिव होगा तो इसकी तरफ आएंगी. जैसे आपने मैग्नेट्स के केस में पढ़ा था क्लास 10th के अंदर कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं. सिमिलरली ऐसे ही चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इमेजिनरी लाइन कंसेप्ट है जो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाता है कि हाउ कैन यू कंपेयर कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लेट्स से किसी रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो इसे देख कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है. कहीं दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक पर्टिकुलर रीजन में इसे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो बेहतर एक विजुअलाइजेशन एक तरीका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू है. हालांकि ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं लेकिन इसके थ्रू हम काफ़ी विजुअलाइज तरीके से, पैटर्न के तरीके से हम चार्जेस के अराउंड देख सकते हैं कि कैसा रीजन क्रिएट होता है, कहाँ पर कितनी हाई स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कहाँ पे कितनी लो स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है. तो यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज EA cos थीटा. डॉट प्रोडक्ट है तो यू हैव टू राइट दिस EA cos थीटा. और यहाँ पर डायग्राम वाइज बात करें तो लेट्स से आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है, दिस एरिया इज A, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो सिंपली स्पीकिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलरली. इस एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, कैसी, परपेंडिकुलरली. उन नंबर्स को एक तरह से हम नंबर्स के बात करें दूसरे वर्ड्स में तो उनके नंबर से एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पता चलती है. बट फॉर्मूले के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया वेक्टर विच इज EA cos थीटा. और
या कहीं कहीं आप यदि क्लोज सरफेस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द क्लोज सरफेस, तो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन एज वेल। तो इसी फॉर्मूले को आप क्लोज सरफेस के थ्रू देखना चाह रहे हैं, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया वेक्टर। ये एक्सप्रेशन है। डिफरेंट सिनेरियो में आपको अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करे जा सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग दिस रिलेशन एज वेल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के थ्रू यू कैन इजीली सॉल्व दिस। यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो यू कैन राइट न्यूटन पर कूलम टू मीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 1 NCERT के हिसाब से हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।